तो क्लास 11 स्टूडेंट, आज की जो हमारी क्लास है वो हमारी सोशियोलॉजी की फर्स्ट बुक जिसका नाम है समाजशास्त्र का परिचय, तो उसका हम सेकंड चैप्टर कर रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर मैंने लास्ट वीडियो में कंप्लीट करा दिया था और हम यहाँ से सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए ये जो चैप्टर है वो आपका पार्ट में आएगा, कहने का मतलब इसके 2 या 3 पार्ट्स होंगे, आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि आपका सोशियोलॉजी का जो सिलेबस है वो सिर्फ फर्स्ट बुक से 4 लेसन आपके आने हैं। इस बार 5वां जो लेसन था वो डिलीट कर दिया गया है। सिलेबस के रिगार्डिंग कोई डाउट है तो आई बटन, डिस्क्रिप्शन और प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको 11वीं क्लास का कंप्लीट जितने भी ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट होते हैं सबका एक ही वीडियो में मैंने सिलेबस बता रखा है। मेरा फर्ज बनता है नए बच्चों के लिए भी, और पुराने ने देख रखा है तो अच्छी बात है, ठीक है। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। इस चैप्टर का नाम है समाजशास्त्र में प्रयुक्त होने वाली शब्दावली, संकल्पनाएं और उनका उपयोग। कहने का मतलब जो टर्म्स होती है, कॉन्सेप्ट होते हैं सोशियोलॉजी में, किस प्रकार से उनका यूज किया जाता है, ठीक है। तो माय नेम इज शाहरुख सैफी एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल क्विक प्रेप। ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं चैप्टर के कंटेंट पार्ट 1 से रिलेटेड। हर एक पार्ट में आपको नया कंटेंट देखने को मिलेगा ताकि एक स्टेप बाय स्टेप आप सिस्टमेटिक तरीके से इस चैप्टर को समझ सके, तो इसलिए मैंने पार्ट में डिवाइड किया। वो चैप्टर भी कुछ बड़ा है, तो ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जैसे सामाजिक समूह और उनकी विशेषताएं, साथ ही उसके प्रकार जैसे कि प्राथमिक, द्वितीयक और अंत्य समूह और बाह्य समूह में क्या अंतर देखने को मिलता है। तो इसी के बारे में हम आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज के इस लेसन को। चैप्टर के मेन पार्ट को शुरू करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इस चैप्टर के अंदर आपको कौन कौन सी चीजों के ऊपर जानने को मिलेगा। एक तरीके से इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन के बारे में बात की जा रही है। देखिए क्या था कि जो हमने फर्स्ट चैप्टर के बारे में पढ़ा था वो था समाज और समाजशास्त्र के बारे में, जिसके अंदर हमने ये जाना था कि लोग जो है समाज के अंदर किस प्रकार से अपनी भूमिका निभाते हैं। और ये चैप्टर के अंदर हमें यही जानना है कि जो समाजशास्त्र के अंदर जो शब्दावली का यूज किया जाता है, जो कॉन्सेप्ट होते हैं यानी कि जिन्हें अवधारणाएं कहते हैं, उसी के बारे में हमें ज्यादा फोकस करना है। तो इस चैप्टर के अंदर जो आपको मेन डायरेक्शन दी जा रही है वो ये कहने की कोशिश कर रहा है कि हर एक विषय की ना अपनी एक भाषा होती है। जैसे अगर कोई साइंस के बारे में अच्छा जानता है तो वह नॉर्मल भाषा में साइंस की बातें नहीं कर सकता, क्योंकि साइंस एक अपने आप में एक विशिष्ट विज्ञान है। उसी प्रकार समाजशास्त्र के अंदर भी जो हम शब्दों का यूज करते हैं तो वह समाजशास्त्र से ही जुड़े होते हैं। आम बोलचाल की तो हम वैसी बात करते हैं, तो इसलिए हमें उन्हीं के दायरे में आकर बात करनी चाहिए। तो ये चैप्टर इसी के बारे में हमें इंट्रो दे रहे हैं। तो क्या कहा जा रहा है कि ये चैप्टर आपको बताएगा कि समाजशास्त्र में जो प्रयुक्त होने वाली शब्दावली है, अवधारणाएं हैं, उनके बारे में। साथ हम ये भी जानेंगे कि हमने समाज के अंदर ऐसे बहुत सारे समूह देखने को मिल जाते हैं, लेकिन हर कोई सामाजिक समूह नहीं होता। कहने का मतलब सामाजिक समूह वही होते हैं जिनके अंदर संबंध पाए जाते हैं, यानी जो रिलेशन देखने को मिलते हैं, क्योंकि समाजशास्त्र फोकस ही इसके ऊपर करता है कि लोगों के बीच में सामाजिक संबंध होने चाहिए। और साथ ही समाज में हर एक व्यक्ति की अपनी एक परिस्थिति होती है और उसी के आधार पर वह अपनी भूमिका को निभाता है। ये टॉपिक जितने भी आपको हाईलाइटेड दिख रहे हैं इस लेसन के अंदर हमें अच्छे से फोकस करने हैं। समाज जो है वो विभिन्न स्तरों में बटा हुआ है और इसके मुख्य आधार है जैसे जैविक और सामाजिक, सांस्कृतिक। साथ ही समाज के अंदर नकारात्मक प्रवृत्ति वाले लोग भी पाए जाते हैं, जैसे जो दंगा फसाद करते हैं, खून खराबा करते हैं, चोरी चकारी करते हैं, तो इसलिए उन पर सामाजिक नियंत्रण का होना आवश्यक समझा जाता है। तो ये है आपका ओवरऑल चैप्टर का इंट्रोडक्शन जो मैंने शॉर्ट में आपको बता दिया। तो इन्हीं को हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे और हर एक कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से समझेंगे। तो चलिए फिर अब शुरू करते हैं सामाजिक समूह से ही, जो आज का हमारा मेन थीम है। तो बात करते हैं सामाजिक समूह यानी कि सोशल ग्रुप के बारे में। देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है कि सामाजिक समूह से आशय व्यक्तियों के ऐसे समूह से होता है जो किसी भी समूह से आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े हो। कहने का मतलब इनके बीच में कोई ना कोई संबंध होना चाहिए। अगर एक जगह कोई खाली भीड़ खड़ी है तो वो भी समूह कहलाती है, लेकिन समाजशास्त्र की भाषा में वह समूह नहीं कहलाएगी, वो खाली एकमात्र भीड़ कहलाएगी। हालांकि अगर उनके बीच की कोई संबंध देखने को मिल रहा है तो वह सामाजिक समूह कहलाए जाएंगे। अब हम बात करते हैं सामाजिक समूह की विशेषताओं के बारे में। इसमें आपके डाउट भी क्लियर हो जाएंगे क्योंकि एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी विशेषताओं में, वो है एकता की भावना यानी कि फीलिंग्स ऑफ यूनिटी। एकता मतलब यूनिटी। तो देखिए इसमें क्या बात होती है
कि समूह के सदस्यों के बीच एकता की भावना के पाए जाने के साथ ही समूह क्या रहता है, कायम रह पाता है, यानी कि टिक पाते हैं। समूह के सदस्य इसी भावना के पाए जाने के कारण एक दूसरे को समझते भी है। बिल्कुल ठीक है, अगर कोई भावना है, कोई फीलिंग है, तभी तो वो एक दूसरे को समझेगा और उनमें सहयोग की भावना इस प्रकार उत्पन्न भी हमें देखने को मिलती है। यदि इनमें एकता की भावना ना हो तो यह केवल लोगों का एक इकट्ठा होना कहलाया जाएगा। दूसरा है हम की भावना, हम मतलब वी फीलिंग्स। तो देखिए क्या होता है कि समूह के सभी व्यक्ति जो होते हैं वह एक दूसरे की आवश्यकता पड़ने पर मदद करते हैं। बिल्कुल, ये तो हम वाली बात होगी और इसमें अपनेपन की भावना का विकास होता है, तभी तो इसका नाम हम की भावना कहा जा रहा है। और ये एक दूसरे की सहायता करके अपने हितों की रक्षा करते हैं और इनमें एकता की भावना का विकास होता है। तो इसी कारण इसे हम की भावना यानी वी फीलिंग्स कहा जाता है। कहते हैं ना कि हम भारतीय, हम सब भारतीय, ठीक है, यूनिटी जिसे हम मानते हैं। तीसरा है सामाजिक संबंध। तो ये तो सबसे प्रायोरिटी वाली बात होगी समाजशास्त्र के अंदर, यानी सोशल रिलेशन वाली बात, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या होता है कि समूह की जो सबसे जरूरी शर्त होती है तो वो ये होती है कि सदस्यों के बीच में सामाजिक संबंध होने चाहिए, कोई ना कोई रिलेशन होने चाहिए और ये संबंध जो है वो स्थिर होते हैं। जैसे कि 2 से अधिक ज्यादा जब लोग मिलते हैं तो वह समूह का निर्माण करते हैं और जब इनके अंदर हम वाली भावना आती है, एकता वाली भावना आती है, तो धीरे धीरे ये क्या करते हैं, एक सोशल रिलेशन में बनते चले जाते हैं, ठीक है। और इसी का चौथा विशेषता बनती है सदस्यता, यानी कि मेंबरशिप। तो आप जानते ही है सदस्यता के बारे में। तो इसमें क्या होता है कि समूह केवल एक व्यक्ति का साथ नहीं देता बल्कि वह सभी का साथ देता है, तभी तो वह समूह का निर्माण कर पाता है। और कई समूह जो होते हैं उसमें सदस्यता जो होती है वो लिमिटेड होती है। उदाहरण के तौर पे जैसे परिवार की बात की जाए तो परिवार के अंदर माता पिता, दादा दादी और उनके बेटे पोते, ठीक है। तो इसके अंदर कोई अदर सदस्य नहीं इंक्लूड हो सकता क्योंकि यह लिमिटेड है। इसी कारण समूह का आकार भी सदस्यों की गणना के आधार पर होता है। तो ये है आपका सामाजिक समूह की विशेषताओं के बारे में। तो काफी इजी सी थी, तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ चुकी होगी। आगे हम बात करते हैं सामाजिक समूह के प्रकार के बारे में, यानी कि टाइप्स ऑफ सोशल ग्रुप। देखिए ये वाली जो टाइप्स आपको पढ़ने को मिलेगी इसके अंदर आपको डीपली दे रखा है। कहने का मतलब कि इनका एक अलग क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में सेपरेट तरीके से पूछ लिया जा सकता है। तो आपको हर एक टॉपिक अच्छे से समझना है। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं प्राथमिक समूह की, यानी कि प्राइमरी ग्रुप के बारे में। तो प्राइमरी ग्रुप जो कि प्रत्यक्ष रूप से जुड़े होते हैं, तो इसमें देखिए क्या बात हो रही है। चार्ल्स कूले जो कि एक समाजशास्त्री है, तो उनके अनुसार प्राथमिक समूह वह समूह होते हैं जिनके सदस्यों के बीच में संबंध जैसे कि आदर वाले, हमदर्दी वाले, सहयोग वाले, ये भरपूर होते हैं। और इन समूहों में स्वार्थ की भावना, स्वार्थ मतलब क्या होता है, जो कि मैं हूँ, यानी मैं ही हूँ और कोई कुछ नहीं है, जिसे हम कहते हैं ना कि ये बंदा सेल्फिश है, यानी अपने बारे में सोचता है। तो प्राथमिक समूहों में सेल्फिशनेस जो होती है वो नहीं देखने को मिलती। और इन समूहों में क्या होता है कि जो नफरत होती है यानी ईर्ष्या जो होती है वो भी हमें नहीं देखने को मिलती। और इनके बेस्ट एग्जाम्पल जैसे अगर बात की जाए तो परिवार हो गया, बच्चों का खेल समूह हो गया और स्थायी पड़ोसी हो गया। तो ये है चार्ल्स कूले के अनुसार प्राथमिक समूह का अर्थ। अब हम बात करते हैं प्राथमिक समूह की विशेषताओं के बारे में। तो पहली विशेषता है कि सदस्यों में शारीरिक नजदीकी होती है, यानी कि देयर इज अ फिजिकल प्रॉक्सिमिटी अमंग मेंबर्स। तो बिल्कुल ठीक बात है, जैसे अभी हमने प्राथमिक समूह के उदाहरणों के बारे में जाना था, जैसे परिवार हो गया, बच्चे हो गए, बच्चों का खेल समूह हो गया, स्थायी पड़ोसी हो गए। तो इन सब के बीच में नजदीकी संबंध ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो इससे क्या होता है कि उनमें विचार जो होते हैं वो आदान प्रदान होते हैं, वह एक दूसरे को समझने लगते हैं, जैसे कि रोजाना का मिलना, उठना बैठना, बातचीत करना। तो इनसे इनमें प्यार और सहयोग की भावना ज्यादा होती है और संबंध जो होते हैं वो गहरे होते चले जाते हैं। तो इस कारण इन सदस्यों में शारीरिक नजदीकी काफी ज्यादा हो जाती है, ठीक है। तो ये है प्राथमिक समूह की पहली विशेषता। दूसरी हम बात करते हैं आकार में छोटे होते हैं। तो बिल्कुल ठीक बात है, जो प्राथमिक समूह होते हैं यानी वह प्राइमरी ग्रुप होते हैं, तो उसके अंदर प्रायोरिटी उन्हें ही दी जाती है जो काफी नजदीक होते हैं। और नजदीक होने के कारण ये काफी लिमिटेड होता है और लिमिटेड के कारण ही यह छोटे देखने को मिलते हैं। तीसरा है सबसे मेन, वो है स्वार्थ भावना से दूर होते हैं, यानी कि जो सेल्फिशनेस होती है वो इनमें नहीं देखने को मिलती। अगर देखने को मिलती है तो क्या होता है, इनका बिखराव हो जाता है। एक इसका बेस्ट एग्जांपल यही है, जैसे परिवार के अंदर स्वार्थ की भावना नहीं देखने को मिलती, लेकिन जब उसके अंदर स्वार्थ आ जाता है तो परिवार भी क्या होता है, धीरे धीरे
बिखरने लग जाते हैं। तो इसके अंदर परिवार का सदस्य ऐसा काम करता है जिससे परिवार का लाभ हो सके, यानी सभी सदस्य को प्रॉफिट मिल सके। जैसे पापा के द्वारा काम करना तो बच्चे भी खाना खाएंगे, माँ भी खाना खाएगी और पत्नी भी खाना खाएगी। तो इसमें सभी का प्रॉफिट होता है और पिता जो होता है बिना किसी स्वार्थ के ये काम करता है। तो इसी कारण प्राथमिक जो समूह होते हैं उसके अंदर स्वार्थ की भावना नहीं देखने को मिलती। अगर देखने को मिलती है तो वह विघटन यानी कि बिखराव का कारण बन जाती है। लास्ट है स्थिरता बनी रहती है, यानी कि स्टेबिलिटी इन ग्रुप्स। तो ये बिल्कुल बात है, प्राथमिक समूह में स्थिरता ज्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि बच्चा जिस घर में जन्म लेता है उसी के साथ वह रहता है, वही उसी के माँ बाप होते हैं। तो इनके अंदर जो स्थिरता है वह बनी रहती है, स्टेबिलिटी बनी रहती है। तो ये थी प्राथमिक समूह की विशेषताएं, जो ये भी काफी इजी सी थी। तो आई होप कि आपको अच्छे तरीके से अब समझ आ चुकी होगी। अब हम बात करते हैं सेकेंडरी ग्रुप के बारे में, यानी कि द्वितीयक समूह के बारे में। तो देखिए ये वाले जो समूह होते हैं वो प्राथमिक समूह से बिल्कुल अपोजिट होते हैं, यानी कि जो जो चीजें उसमें होती थी वो इसके उल्टा होगी। तो आइए जानते हैं इसी के बारे में। तो ये जो समूह होते हैं इसके अंदर स्वार्थ की भावना पाई जाती है, यानी कि सेल्फिशनेस जो होती है वो ज्यादा देखने को मिलती है, और इन सदस्यों के बीच में औपचारिक संघर्ष हो गया, स्वार्थ हो गया, वो ज्यादा देखने को मिलता है, और इसी कारण ये आकार में भी बड़े होते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है जैसे कि राजनीतिक दल हो गए। तो राजनीतिक दलों में क्या होता है कि वह आपस में मिलजुल के तो रहते हैं, लेकिन उनमें जीत की एक भावना होती है, यानी स्वार्थ की एक भावना होती है। उसी तरह निजी कंपनियां, तो निजी कंपनियां भी क्या होती है, एक दायरे के अंदर काम करती है, लेकिन कंपटीशन उनके अंदर भी बना हुआ होता है। तो इसलिए वे सेकेंडरी ग्रुप में आते हैं, जिनके अंदर स्वार्थ की भावना होती है और औपचारिक संघर्ष देखने को मिलते हैं। आइए इनकी विशेषताओं के बारे में जानते हैं कि कौन कौन सी इसकी विशेषताएं हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अप्रत्यक्ष संबंध के बारे में, यानी कि इनडायरेक्ट रिलेशन। तो देखिए इसमें क्या होता है कि इसके अंदर सहयोग की जो प्रक्रिया होते हैं वह आमने सामने ना होकर अप्रत्यक्ष यानी इनडायरेक्ट रूप से विकसित होती है। कहने का मतलब सदस्य जो इसके अंदर जुड़े होते हैं वह एक दूसरे को जानते ही नहीं है, और कई बार तो ऐसा होता है जैसे उदाहरण के तौर पर एक फैक्ट्री के अंदर 1000 से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं, और हर एक व्यक्ति जो होता है अपने काम को प्रायोरिटी देता है, और वह ये भी नहीं जानता कि उसका मालिक कौन है। तो इस कारण वह अपनी तनख्वाह पाता है, अपनी दिहाड़ी करता है, और क्या करता है, अपने काम को पूरा करके समाप्त कर देता है। तो ये अप्रत्यक्ष संबंध इसके अंदर देखने को मिलते हैं। हालांकि वो काम किसी एक चीज के लिए किया जा रहा है, लेकिन जो व्यक्ति है वह डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली तरीके से एक दूसरे से जुड़े होते हैं। दूसरा है कि आकार में काफी बड़े होते हैं, यानी कि लार्ज इन साइज। तो देखिए इसका बेस्ट एग्जांपल यही है कि जो एजेंसियां होती है वह अपने देश के साथ साथ दूसरे देशों में भी क्या होती है, एग्जिस्ट होती है, यानी उनकी ब्रांचें होती है। तो जब कभी वह उस देश में जाती है तो अपनी ही एजेंसी के थ्रू वह सहायता प्राप्त करती है। तो इसी कारण ये द्वितीय समूह काफी बड़े स्केल पे देखने को मिलते हैं। तीसरा है औपचारिक संगठन, यानी कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो देखिए इसमें क्या होता है कि दूसरे समूह में यानी द्वितीय समूह में कुछ विशेष नियम बनाए जाते हैं, और व्यक्तियों को इन नियमों को मानना जरूरी होता है। कहने का मतलब समूह का जो सारा काम होता है वह एक सिस्टमैटिक तरीके से चलता है, जिसके अंदर व्यक्ति की भूमिका, उसकी स्थिति उनके योग्यता के अनुसार प्राप्त की जाती है। यदि व्यक्ति इन चीजों की अवहेलना करता है तो उन्हें इस संगठन में नहीं जोड़ा जाता, और वह अपने हितों के अकॉर्डिंग भी काम नहीं कर सकता, यानी कि जो रूल है उन्हीं के अकॉर्डिंग उसे काम करना पड़ता है। इसलिए इसे औपचारिक यानी कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का नाम दिया जाता है। और लास्ट जो है वो है औपचारिक संबंध, यानी कि फॉर्मल रिलेशन। तो बिल्कुल ठीक बात है, द्वितीयक समूह में देखिए जिस प्रकार प्राथमिक समूह में काफी नजदीकी रिलेशन देखने को मिलते हैं, तो इसी प्रकार इसके अंदर औपचारिक रिलेशन देखने को मिलते हैं। कहने का मतलब इसमें व्यक्ति अपने काम से जुड़ा होता है, नियमों को पालन करता है, अपनी तनख्वाह को लेता है, और वह एक दूसरे से बात तक भी नहीं करते ज्यादातर, और अपने काम से काम मतलब रखते हैं, ताकि वह उन्हें अच्छी सी सैलरी मिल सके, तनख्वाह मिल सके। जैसे इसका एक बेस्ट एग्जांपल यही है कि देखिए आप भी कभी ना कभी बैंक तो गए होंगे। जब आप बैंक जाते हो तो क्लर्क को मिलते हो, क्लर्क से अपना जब काम पूरा हो जाने के बाद आप क्या करते हो, वापिस आ जाते हो। तो वहाँ पे इतने सारे व्यक्ति होते हैं, किसकी लाइफ में क्या चल रहा है हमें कोई मतलब नहीं होता। हमारा काम पूरा हुआ, हमने पूरा काम खत्म करके अपने घर वापस आ गए। तो इसलिए ये औपचारिक संबंध हमें देखने को मिलते हैं, यानी कि काम होने पर रिलेशन बनाए जाते हैं, काम पूरा होने के बाद रिलेशन का कोई मतलब नहीं रह जाता। तो इसलिए इसे सेकेंडरी कैटेगरी में रखा जाता है। तो आई होप कि आप प्राथमिक समूह और उनकी विशेषताएं, द्वितीयक समूह और उनकी विशेषताएं दोनों के बारे में अच्छे से समझ चुके होंगे।
तो स्टूडेंट, इस वाले टॉपिक को शुरू करने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, अगर नहीं आ रही होगा तो डिसलाइक कर दीजिएगा, ताकि मुझे भी इसका रिजल्ट मिल सके, और फीडबैक जरूर दीजिएगा ताकि मैं इसके ऊपर काम कर सकूं। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करते हैं अपने सेकंड लेसन के पार्ट 1 का लास्ट टॉपिक, ठीक है, जिसका नाम है अंत्य समूह और बाह्य समूह में क्या अंतर देखने को मिलता है। तो आइए बात करते हैं इसी के बारे में। तो देखिए, अंत्य समूह और बाह्य समूह एक तरीके से प्राथमिक और द्वितीयक समूह ही कहलाते हैं। तो इसके अंदर बिल्कुल वही चीज़ आपको देखने को मिलेगी जो आपने अभी प्राथमिक और द्वितीयक समूह के बारे में जाना। तो देखिए, अंत्य समूह में क्या होता है, इसके अंदर हम की भावना पाई जाती है, क्योंकि इसके अंदर जो संबंध होते हैं वो काफ़ी क्लोज वाले होते हैं, निकटता वाले होते हैं। जबकि बाह्य समूह में क्या होता है, इसके अंदर हम की भावना का अभाव होता है, यानी कमी देखने को मिलती है। लोग अपने काम से काम रखते हैं और इसी कारण इनमें संबंधों में दूरी देखने को मिलती है। समूह के सदस्यों के प्रति त्याग सहानुभूति की भावना हमें अंत्य समूह में देखने को मिलती है। बेस्ट एग्जांपल, जैसे कि पिता अपने परिवार के लिए हर वो त्याग करता है जो कि उसे अपने बच्चों, अपनी बीवी, अपने माता पिता को दिलाना होता है। और जबकि बाह्य समूह में क्या होता है कि इसके अंदर त्याग सहानुभूति की औपचारिक ढोंग होता है, यानी कि लोग भी काम करते हैं तो इसलिए करते हैं कि उन्हें अपनी सैलरी इस प्रकार मिल जाए कि जो उन्होंने मेहनत करी है उसे उसका पूरा फल मिल जाए। तो इसी कारण में एक ढोंगी तरीके से काम करते हैं। यहाँ पे कोई नकारात्मक बात नहीं हो रही, सिर्फ विशेषताओं के बारे में बात की जा रही है। ठीक है, आप किसी चीज को गलत नहीं लीजिएगा, काम हर कोई अपनी मर्जी से करता है, अपनी सुख सुविधा के लिए करता है। लास्ट है कि सुख दुख की आंतरिक भावना इसके अंदर ज्यादा देखने को मिलती है, किसमें, अंत्य समूह में। जबकि बाह्य समूह में सुख दुख जो होता है वो काफी कम देखने को मिलता है। हालांकि हम ये नहीं कह सकते कि बाह्य समूह में नहीं देखने को मिलता है, देखने को मिलता है, एज कम्पेयर टू अंत्य समूह के तुलना में कम देखने को मिलता है। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 2 का पार्ट 1, जो कि आपके लिमिटेड टॉपिक थे, वो भी एक ही से रिलेटेड थे। इसी कारण आपको पार्ट वाइज हर एक टॉपिक जो है उसी की एक सीरीज देखने को मिलेगी, तो ताकि आप कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ सके, क्योंकि चैप्टर ही कुछ इस प्रकार दिया गया है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने सभी फ्रेंड्स के साथ, ताकि वह भी अपनी क्लास 11 की स्टडी को अच्छे से पूरा कर सके। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप के बारे में, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, नोट्स में है, वहीं पे आपको अपलोड कर दूंगा और अपडेट भी आपके लिए देता रहता हूँ कि कब लेसन आएगा कब नहीं आएगा। ठीक है, तो आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे इस चैनल को, ताकि आपको आने वाले फ्यूचर में भी अपडेट मिलते रहे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मैं जल्दी ही मिलूंगा आपको एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।